हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स वाला के ऊपर। अगली सीरीज के अंदर हम देखते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की नेक्स्ट न्यूज़। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पाया था, कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह थे जिसकी वजह से वीडियोज़ वगैरह नहीं आ पाए थे। अभी कंटिन्यूसली वीक के अंदर आपको एक दो वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें फाइनेंशियल और बैंकिंग करंट अफेयर्स जो रहेगी 6 मंथ की उनको हम देखेंगे, जो यूजफुल रहेगी आपकी IBPS RRB PO RRB क्लर्क स्केल 2-3। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह रिलेवेंट रहेंगे वो हमारे स्केल 2 और 3, लेकिन बेसिकली सभी चीज़ बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर ये कवर करते हुए चलेंगी क्योंकि न्यूज़ वगैरह सेम रहनी है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह के अंदर पढ़ा होगा डिजाइन शाला। तो डिजाइन शाला क्या है? डिजाइन शाला एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया? RBIH। RBI क्या है? रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब। रिज़र्व बैंक की एक फुली ऑन सब्सिडरी है जो कि IT से रिलेटेड जितने भी इनोवेशंस वगैरह होती हैं उन सब चीज़ों को जो बेनिफिशियल हो पब्लिक के लिए उनको ये यहाँ पे डेवलप करती रहती हैं। तो इसी फेज के अंदर इन्होंने एक डिज़ाइन शाला, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम इनिशिएटिव चालू किया है जो कि यूज़र फ्रेंडली है। एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे तैयार करना हो जो कि यूज़र फ्रेंडली हो और ज़रूरत के हिसाब से हर किसी के यूज में ये आ सके। तो याद रखना, डिज़ाइन शाला क्या है? फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिज़र्व बैंक इनोवेशन के द्वारा, रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा। ये सब्सिडी है, रिज़र्व बैंक की फुली ऑन सब्सिडी है। जो इसके CEO हैं वो है राजेश बंसल और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही के अंदर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नाम है उसका SBI अस्मिता। पूछा जाए SBI अस्मिता नाम से ही पता चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ये जो लोन होंगे फुली डिजिटल होंगे, डिजिटल प्रोसेस के द्वारा होंगे। किसको दिए जाएंगे? वुमेंस को, उनको हेल्प हो सके, उनको एम्पावर किया जा सके। इसके लिए SBI ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये कोलेटरल फ्री लोन होंगे, मतलब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या कुछ गिरवी रख के आपको नहीं रखना पड़ेगा वहाँ पे। बिना किसी की कोलेटर के लिए लोन आपको मिलेंगे। साथ ही ये पूरी की पूरी डिजिटल प्रोसेस होगी। देखते हैं, हाल ही में एक बैंक को ISO 22301/2019 एक सर्टिफिकेट मिला है। पहले तो देखते हैं ये सर्टिफिकेट क्या है। ये BIS के द्वारा दिया जाता है। BIS क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ये देखती है कि जो बैंकिंग के जो पैरामीटर्स हैं, लो है, जो इंटरनेशनल लो हैं उनको फुलफ़िल करते हुए कौन सा ऐसा बैंक है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये एक तरीके से क्या है? ये एक बेंचमार्क होता है। ये इन्होंने बेंचमार्क डिसाइड कर रखा है। किसने कर रखा है? BIS ने ये एक बेंचमार्क डिसाइड कर रखा है जो इस बेंचमार्क को पूरा करता है, मतलब फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। उस बैंक को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है ISO 2231/2019। ये हाल ही में किस बैंक को मिला है? ये बैंक को बड़ौदा को मिला है। अब स्टैटिक पार्ट के अंदर BIS को देख लेते हैं। ये क्या है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। 1901 के अंदर ये फाउंडेड हुआ था। हेडक्वार्टर इसका UK के अंदर। BOB बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका हेड ऑफिस है वो है वडोदरा और फाउंडेड हुआ था 20 जुलाई 1908। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इंडिया की, उस ग्रोथ के अंदर जो है वुमेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? उस रिपोर्ट का नाम है फ्रॉम बोरोवर टू
बिल्डर, वुमेन्स रोल इन इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये एक नाम याद रखना, फ्रॉम बोरोवर टू बिल्डर, वुमेन्स रोल इन इंडियन फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। अब एक इम्पोर्टेंट न्यूज है आरबीआई की। देखिए IBPS RRB स्केल 2 और 3 का जो पेपर रहता है ये प्रोफेशनल ज़्यादा इसके अंदर रहता है। इसके लिए जो न्यूज़ वगैरह आती है वो RBI से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, नाबार्ड से रिलेटेड, ऐसा कोई भी सर्कुलर या इन्फॉर्मेशन या कोई न्यूज़ ऐसी आती है तो अपने लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे वो वन लाइनर हो या फिर कुछ दूसरी स्टेटिकल या फाइनेंशियल इकोनॉमिकल न्यूज़ हो, हमको वो कवर करते हुए यहाँ पे चलना है। छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जिनको कवर करते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर अगर वो देखने को अपने को मिलती है तो काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने के लिए। ये सब स्ट्रेटजी हैं जो मैंने यूज में ली थी। अननेसेसरी का डेटा हमें इकट्ठा नहीं करना है और ना ही अननेसेसरी के बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज अपने को लेके रखने हैं कि बाद में जाके हम उनको कवर भी ना कर पाएँ। लिमिटेड रिसोर्स को लेके चलना है। मैं नहीं कहता आप इन्हीं वीडियो के ऊपर डिपेंड रहें, और भी रिसोर्सेज हैं जो आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2, इससे ज़्यादा रिसोर्सेज आपको यूज में नहीं लेने हैं ताकि एग्ज़ाम में जाके किसी तरह का बर्डन अपने को फील नहीं हो और जितने टॉपिक्स वगैरह वो कवर हो जाए कॉन्फिडेंस के साथ में अपन एग्ज़ाम दे पाएँ। देख लेते हैं इंडिया का जो पहला सोलर पावर्ड साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स क्या है? जैसे कहीं भी आप जाते हैं QR कोड के थ्रू पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, थैंक यू आपने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। वो साउंड बॉक्स रहता है, एक छोटा सा बॉक्स रहता है जिस पे QR कोड लगा रहता है। किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पे जैसे पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे जो मर्चेंट रहता है उसके पास में SMS आता है या फिर इसमें से एक वॉइस आती है कि इतना पैसा इसमें से ट्रांसफ़र हो गया, तो उस साउंड बॉक्स रहता है। तो पहला सोलर से उस साउंड बॉक्स को क्या है, उससे पावर मिले, उसमें अलग से कोई बैटरी सेल वगैरह कुछ ऐसा नहीं रहता, सिर्फ सोलर के द्वारा उसको क्या मिले, पावर मिले। ऐसा साउंड बॉक्स एक लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? पेटीएम के द्वारा। वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके अलावा क्या है, एक बीमा योजना चालू की गई है, शिक्षा संजीवनी। शिक्षा संजीवनी एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है। किसके द्वारा की गई है? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है। क्या है? शिक्षा संजीवनी। किसके द्वारा की है, किसके लिए की है? जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए। हाल ही में क्या है, MSME सेक्टर को जो फाइनेंस करने के लिए है उसके लिए सिडबी और फेडरल बैंक, इन दोनों ने MOU साइन किया। तो बस इतना ही याद रखना है MSME को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए किस किस ने अभी MOU साइन किए। तो सिर्फ नहीं, देखो MSME से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स वगैरह होगी उसको प्रमोशन या उसको फाइनेंसिंग करने की जितनी भी स्कीम्स वगैरह लेके आएगी मैक्सिमम पार्ट किसका रहेगा? सिडबी। क्योंकि सिडबी को बनाया इसलिए गया है, स्मॉल इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कि जो MSME का सेक्टर उसको बूस्ट किया जा सके। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को अगर वहाँ पे ग्रोथ चाहिए होती है तो जितना ज़्यादा MSME सेक्टर ग्रो करता है वो कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा ग्रो करती है। तो सिडबी और फेडरल बैंक ने क्या है, MOU साइन किया है MSME को फाइनेंस करने के लिए। अब MSME के अंदर कौन कौन सी फाइनेंसिंग हम करते हैं, इसके अंदर क्या रहता है? एक तो प्रोजेक्ट फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, फिर इसके अलावा हाँ ये प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह उनको परचेज करने के लिए फाइनेंसिंग की जाती है। इसके अलावा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये मोटे मोटे सेगमेंट है जो कि MSME सेक्टर को क्या बूस्ट करने के लिए, उनमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये लोन दिए जाते हैं। तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो सके उसके लिए क्या है, सिडबी और फेडरल बैंक ने आपस में MOU साइन किया है। जो ये फैक्ट है, हम ये जो स्टैटिक पार्ट है
स्टैटिक पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक तो इसका नाम याद रखना, सिडबी का स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। ये क्या है, बनाया गया था 2 अप्रैल 1990 को। ये एक पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास किया गया था, उसके द्वारा से सिडबी क्या थी, स्थापना की गई थी। इसके अंदर जो है 21% जो शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। इसके जो 16% जो शेयर हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। इसमें 14% जो शेयर हैं वो LIC के पास में है, और जो 22% शेयर का पार्ट है वो PSU और अदर इंस्टीट्यूशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है कंट्रोल किए जाते हैं, ये उनके पास में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ, UP। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आप सभी ने सुना होगा पेमेंट बैंक के बारे में। इंडिया में कितने पेमेंट बैंक है? 5। जो पहला पेमेंट बैंक था, पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक। ये देखो, जब भी कुछ रिकमेंड किया जाता है या फिर कुछ बनाया जाता है तो उससे पहले क्या रहता है, एक उसकी ब्रीफिंग की जाती है, उससे पहले उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। तो पेमेंट बैंक्स में क्या है, लाए गए थे एक कमेटी की सिफारिश के ऊपर। उस कमेटी का नाम क्या है? नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो लो इनकम वाले लोग हैं और जो स्मॉल सेगमेंट वाले बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो अनटैप्ड एरिया में, मतलब इंडिया के हर कोने के अंदर एक बैंक हो जो कि लो इनकम हाउस होल्ड हो, और स्मॉल साइज के जो बिजनेसमैन हो उनको भी बैंकिंग सर्विसेज मिल सकें। इसके लिए क्या है, नचिकेत मोर कमेटी ने एक रिकमेंड किया था कि पेमेंट बैंक बनाए जाएं। तो पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, तब आया था 2017 के अंदर। जो लेटेस्ट और नया वाला पेमेंट बैंक है कौन सा है? जियो पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में बता रहा हूँ, रीज़न उसका है कि हाल ही में जियो पेमेंट बैंक पहले देख लेते हैं। पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। 5th नंबर का कौन सा है? जियो। यहाँ पे सेकंड नंबर का कौन सा है? फिनो। सिर्फ नाम याद रखना है, स्टडी पार्ट के अंदर धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड होंगे उसी के अंदर अपन देखते हुए चलेंगे। तीसरा कौन सा है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। 4th नंबर का कौन सा है? NSDL। तो 5 हो गए। पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक, कब आया था? 2017 के अंदर। सेकंड नंबर का है फिनो पेमेंट बैंक, तीसरा है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, चौथा नंबर है NSDL, और 5वां है जियो पेमेंट बैंक। अब यहाँ पे पेमेंट बैंक के बारे में बताया, तो इससे रिलेटेड एक न्यूज है। हाल ही में क्या है, ये जियो पेमेंट बैंक है जो ये जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में है? जियो फाइनेंशियल्स और SBI। तो हाल ही के अंदर क्या है, जियो पे ये जॉइंट वेंचर है जियो फाइनेंशियल और SBI, मतलब इन दोनों की आपस में क्या पार्टनरशिप है। कुछ पैसे SBI बैंक ने दिए, इन्वेस्ट किए होंगे, और कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने। तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी पार्ट था यहाँ पे ये परचेज कर लिया, और अब यहाँ पे क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इसमें कोई भी ओनरशिप नहीं है, और ओनली ओनरशिप किसकी रह गई है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो इन्होंने क्या है, अपना पूरा स्टेक इसके अंदर खरीद लिया है। तो याद रखिएगा, इंडिया में पेमेंट बैंक 5 है। पहला बैंक पेमेंट बैंक, दूसरा है फिनो पेमेंट बैंक, तीसरा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, चौथा है NSDL, 5वां है जियो पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक अभी चर्चा में रहा है। रीज़न क्या था उसका कि जियो पेमेंट बैंक है वो एक जॉइंट वेंचर किस किस के बीच में? जियो फाइनेंशियल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस की क्या कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी ओनरशिप है वो इससे खरीद रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। किसका? जियो पेमेंट बैंक।
हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। जो इसके चेयरमैन हैं, चेयरमैन और एमडी, वो उनका नाम क्या है, ईश्वरन। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है, सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ पे आप डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो हाल ही के अंदर एक नई फैसिलिटी जिसके अंदर आप अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक में क्या रहता है कि एफडी वगैरह अगर आप लोगों ने करवा रखी है या कोई लोन वगैरह ले रखा है तो उसका एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होता है, वो आप अभी बैंक जाकर लेते हैं। लेकिन एक बैंक ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है जिसमें जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपने डिजी लॉकर के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड करवाई है? ये करवाई है इंडियन बैंक ने। वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन याद रखना। स्टैटिक पार्ट के अंदर देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। देखो जैम पोर्टल हाल ही में चर्चा में रहा। रीजन क्या है? उसके न्यू सीईओ, यहाँ के न्यू सीईओ हैं, कौन बनाए गए हैं? अजय भादु। अजय भादु को नया सीईओ बनाया गया है जिसका जैम का। जैम क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था। इसमें क्या था, जितने भी सेलर्स हैं वो पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो इनके पास में जो भी कॉमन यूज के प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज होती हैं उनकी बिड यहाँ पे लगाई जाती हैं। जितने भी सेलर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। जो कॉमन यूज के यहाँ पे सर्विसेज और गुड्स होते हैं उनकी बिड यहाँ पे लगाई जाएगी। मतलब एक प्राइस होगी वो यहाँ पे इनको पुटअप करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट के जितने भी पीएसयू हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है से इनकी पीएसयू हो गए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो गए, वो यहाँ क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या है यहाँ पे ऑर्डर करेंगे और जो भी गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनको यहाँ पे मंगवा सकते हैं। तो इससे क्या रहेगी, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है कि उनको अलग अलग जगह पे बिड्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और सेलर जो होंगे उनको क्या है, एक ही जगह पे गवर्नमेंट की जो ज़रूरत है, चाहे जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उन सभी के अंदर यहाँ पे उनकी रीच होगी। तो उनको भी अलग अलग तरह की बिड्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा, एक यूनिक प्राइस उनको बिड करनी पड़ेगी और जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई है जो वो कर सकते हैं। तो याद रखना जैम पोर्टल चर्चा में क्यों रहा। अजय भादु जो उसके नए सीईओ हैं उनका अपॉइंटमेंट इसके अंदर रहा। जैम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस 2016 के अंदर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसके अंदर क्या होंगे, जितने भी सेलर्स होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। जो कॉमन गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। उनकी जो बिड रहेगी, मतलब इनकी तरफ से जो प्राइस रहेगी वो यहाँ पे पुटअप की जाती है। और जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं या पीएसयू हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी पीएसयू हैं या गवर्नमेंट के खुद के डिपार्टमेंट्स वगैरह रहेंगे वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये बिडिंग प्राइस है उसके ऊपर ये गुड्स और सर्विसेज को मंगवा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।